नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रबंधनीय गुण। जो प्रबंधकीय गुण हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं हमारे सिलेबस में। इससे हमारा बहुत बड़ा सिलेबस कवर होगा और हमारे सिलेबस में ये है महिला पर्यवेक्षक के में। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रबंधक। प्रबंधक यानी प्रबंधन होता क्या है? प्रबंधन क्या, हम किसके पर्पस में हमारे पढ़ेंगे? हम व्यवसाय और संगठन के बारे में प्रबंधन को पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास जो उपलब्ध संसाधन हैं और उनका हम संसाधनों का दक्षतापूर्ण मतलब यानी हम कुशलतापूर्वक उपयोग करके उन्हें इस प्रकार से उपयोग करें जिससे हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति हो। ठीक है, हम इसका एक डेफिनेशन बेस में भी देख लेते हैं। जैसे प्रबंधन एवं संगठन के संदर्भ में प्रबंधन का अर्थ क्या है? उपलब्ध संसाधन यानी हमारे पास जो सोर्सेस हैं उनके संसाधनों का दक्षतापूर्वक यानी कुशलतापूर्वक हमें उपयोग करना है। उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों को समन्वय करना है, लोग हैं उनमें समन्वय करना है ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो। क्योंकि अकेला व्यक्ति किसी कार्य को नहीं कर सकता है। प्रबंधन मैनेजमेंट उसी चीज़ का होता है जो कई सारे लोग मिलकर वहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, जो पोस्ट कॉर्बो वाला सिद्धांत है इसको आपको रट लेना है, आपके टंग टिक पे होना चाहिए, ये आपके उंगलियों पर आपको याद होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, पी का अर्थ है प्लानिंग। ठीक है, हम किसी चीज़ का किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे कैसे कार्य करना है, क्या उन सबका आपके सबसे पहले क्या होना चाहिए? प्लानिंग होनी चाहिए, रूपरेखा होनी चाहिए उसकी। फिर हमारा ऑर्गेनाइजिंग है, हम क्या कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, ये अब मतलब प्लानिंग हमने एक ड्राफ्ट बना लिया, उसको किस तरह से करेंगे वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग हो गया। फिर स्टाफिंग, कौन कौन करेगा मतलब स्टाफिंग कर लिया हमने, कौन होगा, क्या कुछ कौन व्यक्ति किसका काम निभाएगा, उसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, वो स्टाफिंग कर लिया हमने, मतलब अपॉइंटमेंट कर लिया एक तरह से। फिर डायरेक्टिंग यानी डायरेक्टिंग किस प्रकार से उनको हम रेगुलेटिंग करेंगे, वो सब चीज़ें हैं डायरेक्टिंग वगैरह। फिर कोऑर्डिनेटिंग है यानी हम किस प्रकार से उनमें समन्वय रखेंगे। जो हमने इतना पूरा सारे काम किया, स्टाफ भी है हमारे पास, डायरेक्टर भी है और सोर्सेज भी हैं, उन सब में हम कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से बना के रखेंगे। फिर रिपोर्टिंग यानी हमने जो कार्य प्रणाली प्रारंभ की है उसकी रिपोर्टिंग समय समय पर करनी है ताकि हमें पता चले कि हमने जो व्यवसाय है या संगठन हम रन कर रहे हैं वो सही से कार्य कर रहा है या नहीं। फिर बजटिंग यानी बजटिंग हमारी जो प्रबंधन का मूल ढांचा है। बिना बजट के हम प्रबंधन नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो आपका व्यवसाय हो, आपका एजुकेशन हो। हमारे पास पहले बजटिंग होती है, उसके बाद ही फिर आपका एवोल्यूशन मतलब आपको उसका मूल्यांकन करोगे, किस प्रकार से मूल्यांकन होना है वो सब चीज़ें देखोगे। एंडिंग में आपको ये पोस्ट कॉप वाला सिद्धांत याद करना है कि यह प्रबंधन से संबंधित है। महत्वपूर्ण बातें भी हैं कुछ, संगठन भले ही बड़ा हो या छोटा हो, यानी ऐसा नहीं है संगठन बड़ा हो छोटा हो, लाभ के लिए हो या गैर लाभ के लिए, सेवा प्रदान करना हो अथवा विनिर्माण या प्रबंधन सभी प्रकार के लिए आवश्यक है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस प्रबंधन केवल व्यवसाय के लिए हो, लाभ के लिए हो सकता है, बिना लाभ के लिए हो सकता है। जैसे एनजीओ चल रहा है, एक प्रकार का संगठन है, वहाँ पर भी कार्यप्रणाली निर्धारित होती है। ठीक है, प्रबंधन इसलिए आवश्यक है क्योंकि व्यक्ति सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। हाँ, सामूहिक उद्देश्यों की पूर्ति यानी किसी एक व्यक्ति के लिए हम किसी चीज़ का प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, कई सारे लोग उसमें मिलकर काम करते हैं, सामूहिक उद्देश्य होते हैं हमारे, उनकी पूर्ति के लिए हम करते हैं। कई सारे लोगों को उससे फायदा भी होता है, कई सारे लोगों के उससे मदद भी होती है। ठीक है, फिर एक इम्पॉर्टेंट है, थियो हेमन ने अपनी पुस्तक, याद करना है आपको, थियो हेमन की पुस्तक क्या है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। यानी आपको एक बुक आपको याद करनी है कि थियो हेमन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं तो आपको याद रखना है। प्रबंधन से संबंधित थियो हेमन की पुस्तक है प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। प्रबंधन शब्द को 3 अलग रूप में परिभाषित किया। ये भी पूछा जा सकता है कि थियो हेमन की पुस्तक है उसने प्रबंधन को कितने रूपों में परिभाषित किया है, तो 3 रूपों में परिभाषित किया है। एक प्रबंधन नाम के रूप में या प्रबंधन नाम के रूप में, दूसरा प्रक्रिया के रूप में, तीसरा अनुशासन के रूप में। ये तीनों को नाम, प्रबंधन का नाम, प्रक्रिया और अनुशासन, ये किसने समझाया? थियो हेमन ने समझाया है। किसमें? अपनी पुस्तक प्रोफेशनल मैनेजमेंट थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस में। एक प्रबंधक के प्रमुख कार्य, मतलब एक प्रबंधक होता है उसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं? ठीक है, प्रबंधक का जो देखो, एक संगठन में के भीतर प्रबंधक कई कार्य करते हैं। आमतौर पर इन कार्यों को 4 परस्पर जुड़े समूह में विभाजित देखते हैं। उन्हें समझने से उनको अपनी ताकत और ज़रूरत, यानी उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलती है। उनके जो क्षेत्र है उनकी जो पहचान है उसको करने में मदद मिलती है ताकि आप अपने कौशल को, यानी उनके अंदर जो कौशल को बेहतर बनाने में उचित प्रशिक्षण चुन सकें, मतलब उनको प्रशिक्षण देके उनको वो अच्छे से कार्य कर सकें। योजना यानी आपका प्लानिंग एक प्रबंधन का पहला कार्य लक्ष्य क्या होता है? हमारे पास एक अच्छा सा प्लानिंग होती है तो हम उस कार्य को सही से कर सकते हैं। बाकी वो प्लानिंग नहीं होती है तो जो कार्य प्रणाली है वो डवाडोल स्थिति में पहुंच जाती है। ठीक है, प्रबंधन की जिम्मेदारी का स्तर के आधार पर ये लक्ष्य व्यक्तिगत जो कर्मचारियों और विभागों या पूरे संगठन के लिए हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है किसी एक के लिए हो, ये सभी, कोई विभाग हो सकता है, कर्मचारी, उनके सभी के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के अलावा प्रबंधन अक्सर कार्यों को पूरा करने और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रणनीति और संसाधनों के साथ साथ आइटम भी विकसित करता है। ठीक है,
रणनीति विकसित करता है, और आइटम आयोजन मतलब उस प्रकार से आयोजन होगा लक्ष्यों के पूरा करने के लिए, वो सभी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेरित करना यानी आप उसे मोटिवेशन किस प्रकार, प्रबंधन अच्छा कार्य में प्रबंधक कर्मचारियों को अच्छा प्रदर्शन करने, उत्पादक बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है, यानी मोटिवेशन का काम भी प्रबंधन करता है। मूल्यांकन करके उनके हम ये देख सकते हैं कि हमने जो प्रबंधन किया है वो अच्छा किया है, गलत किया है, उससे हमें टीमों की सफलता के बारे में और असफलताओं के बारे में उससे पता चलता है मूल्यांकन करने के बाद। प्रबंधन की परिभाषा कई सारे जो इतिहासकार हैं आपके जो राइटर सिद्धांत दिए हैं उनके उनके बारे में पढ़ता है, ये आपकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। प्रबंधन से आशय यानी जो हेनरी फ्योल ने एक डेफिनेशन दी है, उसने कहा है प्रबंधन से आशय पूर्व अनुमान लगाना एवं योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना और नियंत्रण करना। यानी इसने क्या बताया है, प्रबंधन का जो आशय क्या बताया है, पूर्व अनुमान लगाना है, यानी हमें किसी चीज़ का पूर्व लगाना, योजना बनाना, प्लानिंग करना, वही चीज़ हमने पोस्ट को जो सिद्धांत है उसमें समझा। आदेश देना या ऑर्डर देना, समन्वय, कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एंड कंट्रोल, इस प्रकार से प्रबंधन की परिभाषा हेनरी फ्योल ने दी। एक और परिभाषा क्रीटनर ने दी थी। क्रीटनर ने क्या बोला कि प्रबंधन परिवर्तनशील पर्यावरण से सीमित संसाधनों का कुशलतम पूर्व उपयोग है। मतलब हमारे पास क्या है, सीमित संसाधन, यानी जो प्रबंधन की परिभाषा में ही हम दोनों की परिभाषा देख रहे हैं। तो सीमित संसाधनों का हम क्या कर रहे हैं, कुशलतापूर्व उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से जो प्रभावी ढंग से हम इसको क्या करेंगे, ढंग से के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। इन्होंने क्या कहा, संसाधनों का क्या करना है, कुशलतापूर्व उपयोग किसने बताया, क्रीटन ने बताया। हेनरी फ्योल ने बताया कि हम प्रबंधन में क्या लगाते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं, योजना बनाते हैं, फिर उनका आदेश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना, इस प्रकार से हेनरी फ्योल ने डेफिनेशन दी। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन दी FW टेलर। डब्ल्यू टेलर क्या बोले, प्रबंधन यह ज्ञात करने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, तत्पश्चात यह देखना कि सर्वश्रेष्ठ एवं मितव्ययतापूर्ण ढंग से, यानी इसमें क्या है, ज्ञात करने की कला है। जो कला की बात करता है, टेलर एक तरह की कला है ना, टेलर कार्य करना, तो इस प्रकार से याद रखते हैं टेलर से क्या हुआ है, कला, यानी प्रबंधन ज्ञात करने की कला किसने कहा था, FW टेलर ने कहा था। टेलर क्या कहते हैं कि टेलरी करना एक कला है। तो जब टेलरी करना एक कला है तो इस प्रकार से हम जो प्रबंधन ज्ञात करना है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाना है, किसी एक डेफिनेशन को रट के नहीं जाना, एक उसका थोड़ा सा हिंट से हम पूरे क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जो फ्योल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत। फ्योल द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत है वो क्या है, कार्य का विभाजन। इन्होंने क्या बताया, कार्य का विभाजन के बाद बात कर रहे हैं, अधिकार और उत्तरदायित्व की बात करें, अनुशासन की बात करें, आदेश की एकता की बात कर रहे हैं, निर्देशन की एकता की बात कर रहे हैं, और व्यक्तिगत हित की अधीनता की बात भी ये कर रहे हैं। कौन, आपके हेनरी फ्योल। इन्होंने डेफिनेशन भी दी, आपकी डेफिनेशन भी इनके बारे में इन्होंने दी है। ठीक है, उन्होंने केंद्रीकरण के बारे में बताया, क्रम श्रृंखला है, व्यवस्था है, समता और न्याय है, कार्यकाल में स्थापित है, और पहल और सहयोग की भावना, इसके बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, प्रबंधन की जो संकल्पना है एक चार्ट के रूप में ये है, देखो, कार्यात्मक संकल्पना है, मानव संबंध संकल्पना है, नेतृत्व और निर्माण संबंधित प्रक्रिया संकल्पना है, उत्पादन के संकल्पना है, और एकीकरण की संकल्पना है। तो ये सभी चीज़ों की हमें नाम याद कर लेना। जो कार्यात्मक संकल्पना किसने दी थी, लॉस एलियन और जेम्स ए ब्यूटी और हेनरी फ्योल। ठीक है, एलियन की ब्यूटी फेल हो जाती है, यानी एलियन है वो सुंदर नहीं है, तो कार्यात्मक जो है वो एलियन की ब्यूटी है वो सुंदर नहीं है, एलियन की ब्यूटी क्या नहीं है, सुंदर नहीं है। तो इस प्रकार से अगर कार्यात्मक यानी कार्य करने के लिए सुंदर नहीं है, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं एलियन की जो ब्यूटी है वो क्या है, सुंदर नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये याद हो जाएगा कार्यात्मक संकल्पना। ये याद करने के लिए कोई जिसको अच्छे लगे वो बना सकता है। मानव संबंध संकल्पना, मानव के बारे में बात करते हैं, तो मानव में हेराल्ड कुंटस और जेडी मुनी और रैली। ठीक है, रैली कौन निकालते हैं, मानव निकालते हैं, तो मैं याद हो गया, और कुंटस यानी कुंठे रहते हैं, हेराल्ड यानी हार जाते हैं मानव कभी कभी, ऐसा नहीं है, पर याद करने के लिए हेराल्ड कुंटस और मुनि और रैली, ये हो गया मानव संबंध संकल्पना। फिर नेतृत्व संबंध में संकल्पना, जो नेतृत्व और निर्णय संबंधित प्रक्रिया संकल्पना है, ये दी थी डोनाल्ड डे क्लॉक और राफ सी डेविस और FW टेलर ने। ठीक है, उत्पादकता संकल्पना दी थी जॉन F मेकी और FW टेलर। ठीक है, एकीकरण संकल्पना किसने दी थी, कीथ एवं गुवलिनी ने, और रॉबर्ट L ट्रेवेथ एवं जेम्स जेन न्यूफोर्ड ने। तो ये सभी चीज़ों के नाम आपको याद कर लेने हैं, किसने कौन सी संकल्पना दी, इससे एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका वैज्ञानिक प्रबंधन का पितामह। तो जो वैज्ञानिक प्रबंधन है उसका पितामह किसे कहा जाता है, FW टेलर को। ये टेलर वही हैं जिन्होंने कला से संबंधित परिभाषा दी। ठीक है, तो वैज्ञानिक प्रबंधन का पितामह किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आ सकता है।
तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है, जब F.W. टेलर को वैज्ञानिक पितामह कहा जाता है, वैज्ञानिक प्रबंधन का पितामह कहा जाता है, इतना हिस्सा ही पूछा जाएगा। टेलर ने सर्वप्रथम जो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं, टेलर ने सर्वप्रथम प्रबंधन के वैज्ञानिक विधियों के उपयोग पर बल दिया। इन्होंने क्या दिया, वैज्ञानिक विधियों पर उपयोग पर बल दिया और यह स्पष्ट किया कि प्रयोग में व्यावसायिक और औद्योगिक प्रक्रम की लाभार्जन क्षमता निश्चित रूप से वृद्धि होती है। मतलब जो प्रयोग करते हैं उनमें व्यावसायिक हो या औद्योगिक उपक्रम की जो लाभार्जन, यानी हमें बेसिक सी हम संगठन किस लिए बनाते हैं, लाभ के अर्जन के लिए बनाते हैं, तो लाभार्जन क्षमता निश्चित रूप से वृद्धि होती है उसमें। ठीक है, 1911 में टेलर की विश्वविख्यात पुस्तक, इनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी जो टेलर साहब हैं उनकी पुस्तक है वैज्ञानिक, फादर ऑफ द वैज्ञानिक पितामह है प्रबंधन के, तो इनकी पुस्तक भी उसी तरह की होगी, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनकी पुस्तक का नाम है। क्या, प्रिंसिपल ऑफ और साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें उन्होंने प्रबंधन के क्षेत्र में अपनाई जाने वाली वैज्ञानिक विधियों का वर्णन विश्लेषण रूप से किया है। प्रबंधन के स्तर, मतलब जो प्रबंधन के स्तर बात की है वो है, एक साइंटिस्ट रह चुके हैं F. L. ब्रेच ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में प्रबंधन के प्रमुख स्तरों, अब ये पूछा जा सकता है जो प्रबंधन के स्तर हैं उसमें किसने, मतलब किस पुस्तक में इनका वर्णन है, तो ब्रेंच है, ब्रेंच नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट में इसकी बात की है। ठीक है, फिर 3 भागों में विभाजित किया इन्होंने प्रबंधन में, उच्च स्तर, मध्य स्तर और आपका निम्न स्तर। ठीक है, 3 प्रबंधन के भाग हो गए, उच्च यानी जो हायरार्की बताई गई है, उच्च, मध्य और निम्न। उच्च स्तर यानी ऊपर से प्रबंधन कैसे हो रहा है, मध्य स्तर से कैसे हो रहा है और आपका निम्न स्तर पर प्रबंधन कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें इसमें बताई हैं। उच्च स्तर पर कौन हो रहा है, हेड है, फिर उनके सब ऑर्डिनेट है, फिर उनके नीचे का है, तो इस प्रकार से स्तरों का वर्गीकरण इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उच्च स्तर, निम्न स्तर और मध्य स्तर और निम्न स्तर। ठीक है, प्रबंधन के तत्व, प्रबंधन के तत्व क्या है, प्रबंधन के तत्व या प्रबंधन के अंग जो हैं, जिसके बात है एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं प्रबंधन के, तो प्रबंधन के एलिमेंट्स कितने हैं हमारे, प्रबंधन के तत्व या प्रबंधन के अंग के संदर्भ विभिन्न पहलुओं को दर्शाए हैं जो एक संगठन या संस्था के संचालन में महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब कोई भी संगठन है, संस्था है, उसके संचालन में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही उसके तत्व है, यानी क्या क्या चीज़ों की जरूरत है उसे संगठन के लिए, नेतृत्व के लिए, नियंत्रण के लिए, समय सारणी किस प्रकार से होगी, उसका प्रावधान किस प्रकार से होगा, यानी प्लानिंग किस प्रकार से होगी, उसकी नीति वगैरह कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार का है, लीडिंग कौन करेगा, कंट्रोलिंग कौन करेगा, टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार का, ये क्या है प्रबंधन के तत्व हैं। यानी आपके 5 प्रबंधन के तत्व हैं, यानी लीडिंग कौन करेगा, उसका प्लानिंग क्या होगी, लीडिंग कौन करेगा, कंट्रोलिंग कौन करेगा, टाइम मैनेजमेंट कौन करेगा, ये प्रबंधन के तत्व हो गए। प्रबंधन और प्रशासन में अंतर, ये आप देख लेते हैं कहीं आ जाए आपको। ठीक है, स्मार्ट का फुल फॉर्म भी यहाँ दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखो प्रशासन क्या है, इसका सरोकार नीति निर्धारण करना। प्रशासन क्या करता है, नीति का निर्धारण करता है, नीति बनाना प्रशासन का कार्य है। प्रबंधन का क्या है, उसका क्रियान्वयन करना, यानी उसको इम्प्लीमेंट करना, क्या कहा है, क्रियान्वयन करना क्या होता है, प्रबंधन करना। यह व्यवस्था को दिशा देता है, यह व्यवस्था की गति देता है, यानी ये सिर्फ दिशा देता है, आप इस प्रकार से काम करिए प्रशासन। और प्रबंधन क्या करे, गति देता है, यानी इस प्रकार से हमें ये कार्य करना है। ये संगठन के शीर्ष पर निर्देशन का कार्य करते हैं, शीर्ष पर होता है आपका प्रशासन, क्या होता है शीर्ष पर होता है, ऊपर हेड होता है ना, उसी प्रकार से प्रशासन होता है। और प्रबंधन क्या होता है, आपके निम्न स्तरों पर, मध्य स्तरों पर और आपका मार्गदर्शन का कार्य करता है, नेतृत्व का। प्रशासन क्या करता है, संगठन का निर्धारण करता है कि कौन सा संगठन होगा। और जो प्रबंधन है, प्रबंधन प्रशासन से संबंधित संगठन का उपयोग करता है कि हम उसको किस प्रकार से अपने उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रशासन सरकारी क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसकी शैली नौकरशाही होती है, और जबकि प्रबंध शब्द निजी क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसकी भी शैली नौकरशाही का अभाव पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर नौकरशाही शैली इतनी मजबूत नहीं होती है। प्रशासन व्यापक अवधारणा है और प्रबंधन क्या है, अधीनस्थ, यानी उसके सबऑर्डिनेट अवधारणा है। संगठन के कार्यों और कार्यक्रमों को संचालन करना और नियमों नीतियों का पालन करना, मतलब इसका कार्य संचालन करना है, नियम नीति बनाना है, उसका कार्य करना ही आपका प्रशासन का कार्य होता है। उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना और उन्हें पूरा करने की प्रक्रिया किसका होता है, प्रबंधन होता है। प्रबंधन एक तरह का मैनेजमेंट है कि हम किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, वो सभी निर्धारण इसके प्रबंधन के द्वारा होता है। प्रबंधन की प्रकृति, यानी प्रबंधन की प्रकृति कैसी होती है, कला है, विज्ञान है, व्यवहारवादी है, किस प्रकार का है प्रबंधन। देखो प्रशिक्षण में प्रबंधकीय ज्ञान का अर्जन कला है, हस्तांतरित जो है वो भी एक तरह की कला है। प्रबंधन ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग है, ये भी एक कला है। और बुद्धि पर जो वृद्धि परखता है वो भी एक प्रकार की कला है।
ठीक है। अब विज्ञान की बात कर रहे हैं कि प्रबंधन विज्ञान है, ठीक है। विज्ञान है विज्ञान नहीं है, मतलब कुछ लोग कहते हैं प्रबंधन कला है, कुछ बोलते हैं तथा प्रबंधन विज्ञान नहीं है, जबकि टेलर विज्ञानवादी वो परिभाषा दे के गए, उनकी पुस्तक भी है। सार्वभौमिक समर्थन और सिद्धांत का अभाव है, यानी ये क्या कहते हैं, सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं है, समर्थन नहीं है, ये बोलते हैं विज्ञान नहीं है। पूर्वानुमान व प्रयोगधर्मता की कमी है, मतलब पूर्वानुमान और प्रयोगधर्मता नहीं है इसमें। वस्तुनिष्ठता की कमी है। कारक और परिणाम का अनिश्चितता है, ऐसा नहीं है कि कारण और परिणाम एक से, जिसे हमें बताया गया न्यूटन के नियम बताए गए, तो उसका एक है ना पानी, एक है कि पानी ऊपर से जाए, फैलाओगे तो नीचे गिरेगा, या पत्थर पहनोगे ऊपर फेंकोगे तो नीचे आएगा, एक सिद्धांत है, पर यहाँ पे कोई स्पष्टता नहीं है। प्रबंधन व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में, वही प्रबंधन है जो व्यवहारवादी विज्ञान है, ये इसके बारे में बताया गया प्रबंधन की प्रकृति। प्रबंधकीय गुण का विषय परक अनुभवों से सिद्धांतों का विकास होना, आदेश की एकता नियंत्रण करने का क्षेत्र आदि है। सीमित क्षेत्रों की पूर्वानुमति और विश्लेषण व समीक्षात्मक विधियों का प्रयोग है, मतलब सीमित क्षेत्रों का पूर्वानुमानित विश्लेषण किया जाता है, परीक्षा समीक्षात्मक विधियों का प्रयोग किया जाता है। व्यवहारवादी है, प्रबंधन विज्ञान नहीं है, कला है, और व्यवहारवादी विज्ञान के रूप में प्रबंधन के बारे में हम पढ़ते हैं। प्रबंधन की विशेषता, यानी प्रबंधन लक्ष्य उन्मुख होता है, यानी ऐसा नहीं है कि प्रबंधन वैसे ही हमने बना किसी भी चीज़ का कर रहे हैं, हमने पहले एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया, उसी के आधार पर हम अपने जो भी संसाधन है उनका, और जो भी हमारे वर्कफोर्स है और जो सोर्स है हमारे पास, उनका उपयोग करके हम किसी का मतलब किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो आपका क्या हो गया, प्रबंधन लक्ष्य उन्मुख है। प्रबंधन मानव भौतिक और वित्तीय संसाधनों का एकीकरण करता है। प्रबंधन क्या करता है, मानव का संसाधन है, भौतिक संसाधन है, वित्तीय संसाधनों का एकीकरण करता है। इसमें यही बताया गया है कि हमारे पास मानव संसाधन हो, चाहे वित्तीय संसाधन हो, चाहे भौतिक संसाधन, उन सभी का हम क्या करते हैं, एक तरह से उपयोग करके उनको हम लक्ष्य उन्मुखों की ओर, लक्ष्य की ओर उन्मुख करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यानी प्रबंधन ऐसा नहीं है कि रुक रुक के चलने, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको निर्धारित करने के लिए प्रबंधन, हमने जो प्रक्रिया अपनाई है उसको पूरा किया जाएगा। और जैसे हम मान लीजिए हमने कोई फैक्ट्री खोली, ठीक है, फैक्ट्री हमने किसकी खोल ली, फूल की खोल ली। अब फूल का प्रबंधन करने के लिए हमें फूल चाहिए लिया, और फूल की माला बनाने के लिए हमें वर्कर्स चाहिए, तो उन सभी का प्रबंधन, और उसको मार्केट चाहिए पर बेचने के लिए। तो इस प्रकार का जो प्रबंधन है वो एक मतलब स्थायी प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी इसमें चलायमान गति है, ठीक है। प्रबंधन सर्वव्यापी है, यानी ऐसा नहीं है प्रबंधन एक सीमित क्षेत्र है, मतलब व्यापक है, सर्वव्यापी है, ठीक है। कई सारे लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, सभी लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, सभी तरह के क्रियाएं इसमें होती हैं, सभी का प्रबंधन किया जाता है, चाहे वो राजनीतिक दल हो, कॉलेज हो, अस्पताल हो। जैसे हमारे स्कूल है, हम कॉलेज में पढ़ते हैं, तो कॉलेजों को किस तरह प्रबंधन की व्यवस्था होती है, किस प्रकार से टीचर्स पढ़ाएंगे, कौन स्टूडेंट्स आएंगे, किस किस सब्जेक्ट का क्या रहेगा, क्या क्या उनके लिए फैसिलिटी होनी चाहिए। आजकल आज स्मार्ट क्लासेस आ गई, तो उस तरह का प्रबंधन एक क्या है, सर्वव्यापी प्रक्रिया है, ना कि सीमित। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रबंधन क्या है, सीमित प्रक्रिया है, तो आपको लगाना है सर्वव्यापी प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रबंधन एक समूह गतिविधि है, यानी समूह गतिविधि है, एक व्यक्तिगत प्रयासों से बल्कि नहीं, इसमें लिखा है प्रबंधन व्यक्तिगत प्रयासों से बहुत कम चिंतित है, यह समूहों से अधिक चिंतित है, यानी ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत हो, ये आपका समूह, यानी कई सारे समूह मिलकर, या एक से एक, दो या दो से अधिक समूह मिलकर इसको संचालित करते हैं, समूह संबंधित गतिविधि है। प्रबंधन एक सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया क्यों माना जाता है, यानी इसमें पूछा गया है कि प्रबंधन है उसको सामाजिक क्रिया क्यों माना जाता है, क्योंकि इसमें समाज का ही ऑटोमेटिकली बेनिफिट होता है, इसलिए इसे सामाजिक क्रिया माना जाता है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है कि प्रबंधन को सबसे प्रमुख अंग क्या आता है, समूह में कार्य कर रहे लोगों से व्यवहार और इसमें सम्मिलित हैं, कार्य पर लगे लोगों के विकास और प्रेरण एवं सामाजिक इकाई के रूप में इसकी संतुष्टि का ध्यान रखना है। प्रबंधन के सभी कार्य मुख्यतः मानवीय संबंधों से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें सामाजिक क्रिया कहना उचित है, क्योंकि हमें ऑटोमेटिक बेनिफिट किसको देना है, प्रबंधन के द्वारा समाज को देना है। प्रबंधन सार्वभौमिक प्रक्रिया कहने से क्या है, यानी सार्वभौमिक यानी सभी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सभी का बेनिफिट हो रहा है। जैसे प्रबंधन की आवश्यक सभी प्रकार के संगठनों में होती है, चाहे वे व्यावसायिक संगठन हो या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, छोटे या बड़े, प्रबंधन की आवश्यकता सभी में होती है। विश्वविद्यालय हो, अस्पताल हो, संगठन हो, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, या फिर आपके इलाके की छोटी सी पंसारी की दुकान भी हो, तो वहाँ भी ये सार्वभौमिक प्रक्रिया, यानी वहाँ भी प्रबंधन आपको देखने को मिलेगा। प्रबंधन की व्यावसायिक संस्थाओं के 3 उपयोग हैं, मानवीय संसाधनों का विकास करना, संस्था की ख्याति और साधनों का अनुकूल उपयोग करना, ठीक है। संचार एवं संप्रेषण, हम संचार यानी कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं,
ठीक है। संचार हमारे सिलेबस में दिया गया है, संचार एवं संप्रेषण दिया गया है। ये एक माध्यम है हमारा दूसरों के साथ कनेक्ट किस प्रकार से हम हो रहे हैं, ठीक है, और किस प्रकार से हम अपनी बात दूसरों को पहुंचा रहे हैं, वहाँ दूसरे की बात हम तक कैसे पहुंच रही है, हम कैसे अपनी बातों को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें संचार है। यानी हमारी जो कार्य प्रणाली है उसको हम दूसरों तक दे पा रहे हैं। यानी हमने जो बोला, हमने जो प्रक्रिया चलाई, हमने दूसरे जैसे सरकार ने क्या किया कि योजना चलाई कि मान लो प्रधानमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना थी, तो लाडली लक्ष्मी योजना एक तरह की योजना है, उसका संप्रेषण कैसे, संचार मतलब उसको एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रधानमंत्री के द्वारा कम्युनिकेट किया ना, तभी तो लोगों को पता चला कि संचार हुआ। तो देखो इसका देख लेते हैं। संप्रेषण का आशय विचारों में प्रेषण है, ठीक है, इसे संदेश वाहन भी कहते हैं। इन विचारों का संप्रेषण है, इसमें दो मस्तिष्क का होना जरूरी है, यानी दो माइंड, यानी एक साइड से जा रहा है, दूसरी साइड से हम उसे ग्रहण कर रहे हैं, ये दो माइंड का होना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वन वे कम्युनिकेशन है, संचार आपका टू वे कम्युनिकेशन होता है। मतलब एक साइड से आप दे रहे हो, दूसरी साइड से वो ले रहा है आपकी बातों को, ठीक है। संप्रेषण का अर्थ है विचार का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचना, यानी एक व्यक्ति से विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रहा है, ये संप्रेषण का क्या है, विचार है, ताकि वह उसे जान सके, कि समझ सके और ज़रूरत हो तो उसे कार्यान्वित कर सके। और यदि व्यक्ति द्वारा प्रेषित विचार दूसरा व्यक्ति भली भांति नहीं समझ पाता है तो उसके अनुसार कार्य नहीं कर पाता है। जैसे अगर आपने किसी को ऑर्डर दिया कार्य करने के लिए कि आपको 10 बोरे चाहिए किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए, जब उसने सुना नहीं और उसे पता ही नहीं है आपने कहा, तो इस प्रकार से वो संप्रेषण नहीं होगा। संचार एक सामाजिक और मानसिक प्रक्रिया है। कैसी है, सामाजिक और मानसिक प्रक्रिया है, जबकि संप्रेषण क्या है, तकनीकी प्रक्रिया। संप्रेषण कैसा होता है, कम्युनिकेशन जो संप्रेषण होता है तकनीकी प्रक्रिया है। यहाँ डेटा सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कंप्यूटर माध्यम से या फिर संचार माध्यम से पहुँचाया जाता है। संचार क्या होता है, संचार एक सामाजिक और मानसिक प्रक्रिया है, और जबकि संप्रेषण क्या है, तकनीकी प्रक्रिया, यानी आपके इसमें टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है। महत्व क्या है इसका, संचार संगठन में संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने और संगठन के सदस्यों के बीच समझौता और संवाद को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संचार हो रहा है, संगठन में क्या करना है, लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, संगठन के सदस्यों के बीच समझौता करना है, संवाद करना है, उसमें संचार महत्वपूर्ण है। और संप्रेषण क्या है, संगठन में डेटा सूचना को बड़ी सूचना और निष्क्रियता के साथ अन्य स्थानों तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण होता है और उपकरणों के साथ संचार के लिए आवश्यक है। फिर चार्ट्स के माध्यम से इसको देखेंगे। देखो संप्रेषण है शाब्दिक और अशाब्दिक। संप्रेषण जैसे मौखिक हो सकता है, लिखित हो सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। संप्रेषण किस प्रकार का हो सकता है, मौखिक और लिखित दोनों तरीके से हो सकता है। अशाब्दिक में मैंने हम बिना बोल के हम कर रहे हैं, तो यानी वाणी और ध्वनि संकेत के द्वारा, मतलब अशाब्दिक लिखा हुआ है, मौखिक है जो शाब्दिक हो गया। अशाब्दिक में वाणी या ध्वनि संकेत के द्वारा, आंखों की भाषा या मुख मुद्रा, यानी हम इशारों में कुछ बता दें, मुख मुद्रा हाव भाव से हमारे सामने स्पर्श करके, यानी किसी को जैसे दबा के बोल नहीं देते शांत हो जाओ, तो इस प्रकार से स्पर्श करके हम किसी को रोक दें, ठीक है। इस प्रकार के ये संप्रेषण के ही माध्यम है। संप्रेषण की परिभाषा, यानी संप्रेषण की परिभाषा वैज्ञानिकों के द्वारा प्रदान की गई है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें वन लाइनर में इन्हें याद कर लेना है, ठीक है। रोजरस के अनुसार, रोजरस है एक व्यक्ति, उन्होंने परिभाषा दी है, संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ पर सूचना के लिए जा रही है आ रही है, दोनों आदान प्रदान कर रहे हैं ताकि एक जैसी समझ बना सके और पारस्परिक समझ बना सके। मतलब संचार के बारे में जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, ये पता है रोजरस ने। रोज की दिनचर्या में हम अब बोलते हैं एक दूसरे को, तो वही चीज़ हमें याद करना है। रोजरस ने क्या बताया, आदान प्रदान किसका, व्यक्ति आपस में जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं वही क्या है, संचार संप्रेषण है। फिर लुइस ए एलन क्या बोलते हैं, संचार से उस सभी क्रिया से है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझने के लिए करता है। मतलब एक व्यक्ति अपने दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझाने के लिए करता है। एक प्रकार की क्रिया की बात कौन कर रहा है, लुइस कर रहा है। इसमें एक व्यवस्थित तथा निरंतर चलने वाली कहने, सुनने और समझने की प्रक्रिया सम्मिलित होती है, ठीक है। अब देखो रोजरस क्या बोले, जो संप्रेषण है वो आदान प्रदान है, हमने जो सूचना भेजी है उसका आदान प्रदान रोजरस बोल रहे हैं, मतलब रोज हम ये कार्य करते हैं, इस तरह से हम याद रख लेंगे। लुइस एलन क्या कह रहे हैं, लुइस एलन कह रहे हैं मतलब एक क्रिया है, संप्रेषण क्या है, एक क्रिया है जो एक दूसरे को अपनी बात समझने के लिए करता है, ठीक है। क्रिया की बात लुइस कर रहे हैं, लुइस को किया, क्योंकि लुइस का जो सिद्धांत है वो क्रिया से ही संबंधित है, तो लुइस वही कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमें याद रख लेना है, ठीक है। संप्रेषण की अन्य परिभाषाएं भी हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी सारी परिभाषाएं हम याद करें, ठीक है। अब मेयर की हम परिभाषा देख लेते हैं, जैसे E.G. मेयर, जो E.G. मेयर के शब्दों में संप्रेषण से तात्पर्य एक व्यक्ति के विचारों तथा सम्मतियों से दूसरे व्यक्ति को परिचित कराना। मतलब एक व्यक्ति के विचारों से दूसरे व्यक्ति को क्या करवा रहे हैं, हम परिचित करवा रहे हैं, तो एक प्रकार का ये क्या हो गया आपका संप्रेषण हो। कुलश्रेष्ठ भी बोलते हैं कि संप्रेषण का
प्रतीकात्मक उद्देश्य है द्विध्रुवीय प्रक्रिया। इसमें भी वही चीज़ वही है पर शब्दों की प्रक्रिया अलग अलग है। इन द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने, कुलश्रेष्ठ बोले, मेयर जी बोले कि एक व्यक्ति के विचारों तथा सम्मति को दूसरे व्यक्ति को परिचित कराना, मतलब एक दूसरे को परिचय कराने का काम मेयर का है। इस प्रकार से याद हो जाएगी। ठीक, बाकी आप सब और पढ़ने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। संप्रेषण का अर्थ, यानी संप्रेषण का अर्थ क्या है। संप्रेषण शिक्षा की रीढ़ की हड्डी है। बिना संप्रेषण के अधिगम और शिक्षण नहीं हो सकता। यानी जो एक कम्युनिकेशन होता है लोगों के बीच में, उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। रीढ़ की हड्डी है कम्युनिकेशन। संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर होता है, सम ऑपरेशन अर्थात समान रूप से भेजा गया। संप्रेषण अंग्रेजी के कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है सामान्य बनाना। अतः संप्रेषण का अर्थ है परस्पर सूचना तथा विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, संप्रेषण संकुचित अर्थ है। फिर संप्रेषण व्यापक अर्थ में भी बात करते हैं। ये संप्रेषण का संकुचित अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों और संदेशों को, सूचनाओं को आदान प्रदान करना है। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, उनके बीच में जो सूचना है उनका संप्रेषण करना ही संप्रेषण संकुचित अर्थ में होता है। व्यापक अर्थ में कैसे होगा, अब देखो, विचारों और सूचनाओं को, मतलब संप्रेषण व्यापक अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों, यहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, संदेशों, सूचनाओं, तथ्यों को समझा जा सके, तक विश्वास को भी समझा जा सके। संप्रेषण को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि शिक्षक अपने प्राचार्य से अथवा छात्र से कुछ कहते हैं या छात्र को उससे कुछ बताते हैं या प्राचार्य बुलाकर उसको कुछ आदेश देते हैं तथा प्रशंसा या आलोचना करते हैं। इसका तात्पर्य कि संप्रेषण की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, छात्र आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर कानों में फुसफुसाते हैं, तो ये भी संप्रेषण की प्रक्रिया है। इस प्रकार संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुद्रा, विचारों आदि पर परस्पर आदान प्रदान करते हैं और इस प्रकार से प्राप्त विचारों और संदेशों को वे समान तथा सही अर्थों में समझते और प्रेषण करने में उपयोग करते हैं। ठीक है, कला और विज्ञान, यानी संप्रेषण क्या है, कला है या विज्ञान है। क्योंकि कला विज्ञान तो है, क्योंकि हम किसी चीज़ को, अपनी बात को किसी को समझा पा रहे हैं, तो एक प्रकार की कला है और विज्ञान दोनों ही है। ये हमें याद रखना है, संप्रेषण क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, संप्रेषण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन क्या है। मतलब मानव एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है, समाज में रहकर वह विचारों का आदान प्रदान भी करता है। ठीक है, और प्रत्येक मनुष्य के अपने विचार, संप्रत्यय, भावनाएं, सिद्धांत आदि होते हैं। मतलब सभी के अलग अलग होते हैं, एक तरह से बताया गया है, जिनका वे दूसरे व्यक्तियों के साथ आदान प्रदान भी करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं। और यह परस्पर विचारों का आदान प्रदान ही संचार ही क्या है, अथवा संप्रेषण कहलाता है। संचार क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस है जो दो या दो व्यक्तियों के बीच घटित होती है। संप्रेषण भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में घटित हो रही है, संचार भी दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में घटित हो रहा है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपने कुछ विचार, संप्रत्यय, भावना एवं सिद्धांत होते हैं, वे समाज में रहकर अन्य व्यक्तियों से विनिमय करता है, मतलब एक दूसरे का एक्सचेंज कर रहे हैं। यह मानव का स्वभाव ही है, मतलब ऐसा मानव करता है, वह दूसरों के विचार को जानना चाहता है और अपने विचार प्रकट करना चाहता है। इसके लिए वह अनेक प्रकार के माध्यमों का उपयोग करता है, जैसे संकेत भाषा का उपयोग करके हम बता सकते हैं किसी को, चित्र के माध्यम से अपना संप्रेषण कर सकते हैं। मुख्य रूप से विचारों का आदान प्रदान कहीं से कैसे भी होना चाहिए, चाहे मौखिक होना चाहिए, चाहे लिखित होना चाहिए, चाहे इम्प्लाइड होना चाहिए, मतलब चुप रह के विविध रूप से इस प्रकार से हम संप्रेषण कर सकते हैं। ठीक है, हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, हमें इसमें कुछ ज्ञाता नहीं बनना है, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर है संप्रेषण के बारे में, तो हम इन क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे, क्योंकि ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि किताब से एज इट इज आ जाता है। जब हमने इस चैप्टर को समझा है तो हम अच्छे से इन क्वेश्चन को अच्छे से कर ले जाएंगे, अन्यथा हम इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे जब हमने इन्हें नहीं समझा है। संप्रेषण का आधारभूत तथ्य क्या है, संप्रेषण क्या है, दोहरी प्रक्रिया है, क्योंकि एक वन वे कम्युनिकेशन तो नहीं हो सकता है, कम्युनिकेशन के लिए टू वे का होना जरूरी है, यानी दो माध्यम से कम्युनिकेशन होगा। तो संप्रेषण क्या है, एक दोहरी प्रक्रिया है, ये हमें पता होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अस्तित्व होता है और संप्रेषण में अंतर्गत सिद्धांत लागू होते हैं, जैसे मानवीय स्वभाव, उद्दीपन अनुक्रिया, इस प्रकार के सिद्धांत इसमें लागू होते हैं। ठीक है, संप्रेषण की विशेषता हम जान लेते हैं। बहुइंद्रिय संसाधन है, क्योंकि संप्रेषण में सभी तरह के हमारे कान, नाक, हाथ, पैर सभी कार्य करते हैं, क्योंकि सभी तरह से दृश्य आँखों से इस प्रकार से होता है। ग्राफिकल चित्र के द्वारा हम अपनी बात समझा सकते हैं, किसी को दूसरे की बात समझ सकते हैं। इस प्रकार संप्रेषण के माध्यम हो गए। संप्रेषण की विशेषता, तो संप्रेषण क्या है, एक चक्रीय प्रक्रिया है, यानी चक्र की तरह चलती रहती है। आपसी समझ है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। सतत प्रक्रियाएं चलती रहती है निरंतर, ऐसा नहीं है कि एक बार संप्रेषण हो गया तो दोबारा नहीं होगा। विचारों का विनिमय है,
आदान प्रदान हो रहा है विचारों का, एक एक व्यक्ति ने आपको अपने विचार बताए, दूसरे व्यक्ति ने आपको उसके विचार बताए। शब्दों व संकेतों का प्रयोग है, यानी शब्दों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से आप संप्रेषण कर रहे हो। जैसे आपने इशारा करके बताया कि उसके बारे में ये है, फिर आपने इशारा करके बताया कि आप बोल नहीं सकते हो, किसी भी तरह का इशारा करके आप कुछ भी बता सकते हो। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संप्रेषण, प्रत्यक्ष भी हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ठीक है। ध्वनि के उदाहरण, ठीक है, ध्वनि के कुछ उदाहरण बताए गए हैं इसमें। अस्पष्ट संकेत जिनमें एनकोडिंग में त्रुटि होती है, पक्षपात के कारण संदेश का सही अर्थ ना निकलना, एक अन्य मनस्क लापरवाही संदेश प्राप्तकर्ता द्वारा कर दी गई संकेत या विशिष्ट मुद्रा जो संदेश को विकृत कर देती है, एक दयनीय दूरभाषा संबंध है या त्रुटिपूर्ण डिकोडिंग। संप्रेषण का महत्व क्या है? संप्रेषण का महत्व है सहयोग तथा औद्योगिक शांति को बढ़ानी है, उद्यम एवं मतलब औद्योगिक शांति बढ़ानी है। संप्रेषण होगा तो सभी लोगों में सहयोग बना रहेगा, समन्वय बना रहेगा, दूसरे व्यक्ति अपनी बात कह सकते हैं, दो वो व्यक्ति और जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी अपनी बात कह सकता है। समन्वय के आधार पर रूप में कार्य कर सकती है। समन्वय क्योंकि आप बात करोगे तभी आपके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर आधार के रूप में कार्य करती है। निर्णय किस प्रकार से प्रबंधन की कुशलता लेके आती है आपके अंदर संप्रेषण के द्वारा। संप्रेषण के तत्व, यानी संप्रेषण का क्या तत्व है? भौतिक, सामाजिक, सामाजिक, यानी संप्रेषण का संदर्भ है, सोर्स क्या है, ग्रहणकर्ता कौन है, संदेश किस प्रकार, संकेत किस प्रकार से, ये क्या होगा? संप्रेषण के तत्व हो गए। ठीक है। सोर्स क्या क्या चीज़ें आपके अंदर, क्या क्या चीज़ें ग्रहण करता है, मतलब जो व्यक्ति कौन है आपका, संदेश मतलब किसको जा रहा है, कैसे जा रहा है, किस माध्यम से जा रहा है, किस प्रकार का है संदेश, यानी चित्र है, हाव भाव है, किस प्रकार का, संकेत कैसे हैं, यानी आपके किस किस चीज़ का, जैसे संकेत के माध्यम से मान लो कि आपने संप्रेषण कर दिया, जैसे यातायात के 3 सिग्नल होते हैं, रेड, हरी, लाल बत्ती होती है, ठीक है, उसका क्या मतलब है? तो वो संकेत है, एक तरह का संकेत के माध्यम आपके बीच में कम्युनिकेशन, आपको वो लिख दिया गया, आप उससे जानते हो कि किस लिए लिखा है, तो एक प्रकार का कम्युनिकेशन आपके बीच में हो गया। संप्रेषण का सिद्धांत, यानी सिद्धांत भी इसका है, स्पष्टता का सिद्धांत ये मांग करता है, यानी स्पष्टता होती है, ऐसा नहीं है कि संप्रेषण टाल मटोल वाला हो, स्पष्टता है, क्लियर कट बताया गया है कि आपके 3 सिग्नल हैं, आपको ये क्रॉस नहीं कर रहे, रेड से आपने क्रॉस कर दिया तो आपको फाइन लगता है। जो कुछ भी संप्रेषण के दौरान कही जाए या आवाज़, उच्चारण, गति या स्तर पर उपयुक्त हो तभी स्पष्टता पाई जाती है। ठीक है। यह सिद्धांत भाषा एवं शब्दकोश पर्याप्तता की आवश्यकता बताता है। संप्रेषणकर्ता को भाषा पर अधिकार हो यह आवश्यक है, साथ ही यह भी उसका शब्दकोश भंडार भी पर्याप्त हो जिसमें वह संदेश की बारीकियों को उचित शब्दों का प्रयोग कर संप्रेषित कर सके। यह सिद्धांत बताता है कि शिक्षण पढ़ते समय प्रमुख विषय पर ही केंद्रित रहे और विभिन्न विषयों पर भटकता न रह जाए। सामान्य स्रोत से तात्पर्य यह है कि शिक्षक को एक सामान्य पृष्ठभूमि की पहचान होनी चाहिए जो विद्यार्थी समझ सके कि यह सामान्य भाषा हो सकती है, और साथ ही शिक्षक को छात्रों को मानसिक स्तर के अनुसार ही अपना संदेश प्रसारित करना चाहिए। ठीक है। यह इसके सिद्धांत एज इट इज पढ़ने होते हैं, कोई भी इसमें टाल मटोल हम नहीं कर सकते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, कल हम नया अपना टॉपिक इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए पढ़ते चलेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ना तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है और क्या से कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।